चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है। बारिश के मौसम से हमारे गांव के चारों तरफ से जो तालाब भरता था, आज वो कीचड़ से सना पड़ा था। सब कुछ मानो बारिश के पानी में बह गया था, क्योंकि चौमासों का ये महीना, ऊपर से धुआंधार बारिश का ये मौसम काफी ज्यादा मजेदार लगता था। मैं और मेरा दोस्त धीरज, हम दोनों गांव में काफी ज्यादा घूमा करते थे, लेकिन इन दिनों बारिश ने सब कुछ रोक रखा था। और अब जब बारिश अपनी चरम सीमा से छाई हुई थी, तो मैंने और धीरज ने ये फैसला किया कि हम दोनों आज घूमने के लिए चलने वाले हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घूमने का मजा कितना आता है, ये तो वही महसूस करता है जो पहले वहां घूम चुका होता है। मैं और धीरज पहले भी इन्हीं दिनों में पहाड़ी इलाकों में गए थे, और हमारे यहाँ से हर्ष का पहाड़ कुछ ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग हर्ष पर घूमने के लिए चले जाएं। बाइक पर चलना हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने साकंबरी और हर्ष जैसे इलाके में जाना ही सही समझा, क्योंकि मुझे उन इलाकों में घूमने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था और बड़ा ही आनंद आता था। और उसके बाद क्या था, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, यानी कि मैं और मेरे दोस्त धीरज हम दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और उस धुआंधार बारिश की वजह से बाइक का चलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे हम सड़क पर पहुंचे, तो हमने देखा कि गाड़ियों के टायर से पानी हवा में उड़ रहा था। घर वालों ने हमें जाने के लिए बहुत मना किया था, लेकिन भला हम किसकी बात सुनने वाले थे। तो हमने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली और फिर आराम से घूमने के लिए निकल पड़े। इस वक्त मेरा दोस्त बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा था। इन दोनों हम दोनों के ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी, तो 2-3 दिन आराम से एक सफर करना ही हमें सही लगा। उसके बाद हम दोनों सबसे पहले हर्ष पर पहुंचे, और हर्ष पर पहुंचकर जब हमने बादलों की तरफ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि मानो हम तो बादल से बस कुछ ही कदम पीछे हैं। क्योंकि जब हमने ऊपर से बारिश को बरसते देखा, तो हमें बादलों की दूरी वहां से बहुत ज्यादा कम नजर आ रही थी। उसके बाद मैं और धीरज वहीं पर फोटो क्लिक करने लगे। काफी देर तक तो हम दोनों वहीं पर थमे रहे, और जब हम वापस वहां से निकले, तो हमें शाम होने वाली थी, और हम दोनों ने सोचा कि अब हम यहाँ से सीधा साकंबरी मंदिर चले जाएंगे, और अगर हमें देर हुई तो हम रात को कहीं होटल में रुक जाएंगे। यही सोचकर हम उन पहाड़ों की ओर चल दिए, जिन पहाड़ों के बीचों बीच वो साकंबरी माता का मंदिर बना हुआ था। मैं पहले हर्ष के पहाड़ पर तो गया था, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी उस जगह पर नहीं गया जहाँ इस समय हम जाने वाले थे। फिर बाद में जब हम वहां पर पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही हमने देखा कि वहां का नजारा भी बड़ा आलीशान था। ऊपर से बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी, और बस उन बादलों को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कि हम बारिश के बादलों के पास हैं। तभी मेरे दोस्त धीरज ने कहा, भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जगह जितनी ज्यादा अच्छी है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। मैं भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा, और फिर हंसते मुस्कुराते हुए मैंने उससे कहा, अबे चिंता मत कर, मैं तेरे को यहाँ से धक्का देकर नहीं गिराऊंगा जो इस जगह को खतरनाक बता रहा है तू। बस मैंने अभी इतना कहा ही था कि मेरे दोस्त ने मेरी बात काटते हुए कहा, अरे भाई मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे धक्का मार दोगे, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि रात होने के बाद इस रास्ते पर कोई नहीं आता, और आज तो वैसे भी यहाँ पर लोगों की भीड़ कम है, और उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ बारिश के दिनों में कोई नहीं आता है। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, लेकिन यार ऐसा क्यों है, यहाँ पर तो भगवान का मंदिर बना हुआ है, और फिर यहाँ पर किस चीज का खतरा। तो उसने मुझे बड़ी ही विनम्रता से कहा, देख भाई, कुछ चीजें हमारी चीज से परे होती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इस चीज को हम अपने दिमाग में बैठाने के लायक नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि मैंने उससे सवाल पूछते कहा, अरे भाई ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच में अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करने लगा। फिर न जाने कब वक्त बीत गया। फिर उसके बाद जब मैंने धीरज की तरफ देखा, तो वो भी अपने फोन पर लगा हुआ था। मैंने धीरज से कहा, अरे भाई चलो चलते हैं। इतना कहकर हम दोनों उठने लगे, और अभी हम अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक उस पहाड़ी के इलाके के ऊपर से एक पत्थर ढलते हुए नीचे की ओर आने लगा। वो पत्थर इतना ज्यादा भारी था कि वो हम दोनों को एक साथ कुचल सकता था। इसी बीच में अपने बाइक को छोड़कर वहां से बगल में हट गया, और मैंने धीरज को भी जोर से धक्का मार दिया। मेरी आंखों के सामने ही उस पत्थर ने मेरी बाइक को कुचल दिया, और फिर मेरी बाइक उस पहाड़ी इलाके से नीचे गिर गई। यानी कि हम दोनों तो पूरी तरह फंस गए थे, और ऊपर से यहाँ से नीचे जाने का रास्ता करीबन 2 से 3 किलोमीटर का था। यानी कि हमें पैदल पैदल
3 किलोमीटर तक नीचे जाना था, लेकिन अंधेरा भी इस कदर हो गया था कि नीचे जाते जाते हम दोनों के हाव भाव भी बदल जाएंगे। लेकिन अब बाइक टूट गई थी, तो हम दोनों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्त धीरज से कहा, अरे वो रामस्वरूप धवाई है ना, उसको कॉल कर ले, क्या पता हमारी मदद करने के लिए कोई बाइक भेज दे। उसके बाद जब धीरज ने फोन लगाने की कोशिश की तो उसका फोन अब नेटवर्क से बाहर हो गया था। और ऐसे पहाड़ी इलाकों में अचानक ही नेटवर्क का चला जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी बीच धीरज ने कहा, भाई मुझे नहीं लगता हम लोग किसी को फोन कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा खामोश है कि यहाँ नेटवर्क तो छोड़ो कोई परिंदा तक नहीं है। मुझे लगा कि धीरज सही बोल रहा है कि सच में यहाँ नेटवर्क काफी इशू था। उसके बाद हम दोनों पैदल पैदल निकल पड़े। अंधेरी रात होने के कारण एक अजीब सा डर तो था, दूसरी तरफ मन के अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि रास्ता इस साला इतना ज्यादा अजीब था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने देखा कि हमें वहां पर एक छोटा सा नाला नजर आ रहा था, और उस नाले के पास भी कोई आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। जैसे हमने उस आदमी को देखा तो मेरे दोस्त उसे आवाज देने लगा, और वो आवाज ऐसे दे रहा था जैसे कि सामने की ओर नजर आने वाला आदमी उसका जाना पहचाना है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी उस आदमी ने हमारी तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसी आदमी की तरफ खींचने लगा, और गलती गलती में मेरा पैर अचानक उस पत्थर की शिला पर पड़ा और एकदम से फिसल गया। मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं दूसरी पहाड़ियों की जमीन पर गिरा, और नीचे गिरते मेरे पूरे अंगों में मुझे चोट का अनुभव हुआ। मेरे शरीर में इस कदर चोट लग गई थी कि मैं हिल तक नहीं पाया। अभी मेरे दोस्त धीरज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सहलाते हुए बोला, अरे भाई तू ठीक तो है ना। तभी मैंने अपनी गर्दन को हिलाया। अब तक सामने की तरफ नजर आने वाला वो आदमी पता नहीं कैसे लेकिन पल भर में छूमंतर हो चुका था, और इस नजारे ने मुझे ज्यादा हताश कर दिया था कि मुझे इतना यकीन हो गया था कि मेरा दोस्त सच बोल रहा था। भगवान के रास्ते में भी कई बुरी शक्तियां रहती होंगी जो हमें रोकने का प्रयत्न करती है। यही सोचकर हम दोनों इस नाले के करीब से अब गुजरने लगे, क्योंकि रास्ता तो ऊपर रह गया था जिस रास्ते से हम फिसल कर नीचे गिरे थे। और जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो हमने पाया कि वहां पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, और उस गड्ढे के अंदर ही मेरा पैर फिसला था। बस इतना सोचने के बाद मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि मेरे शरीर का एक एक पुर्जा पूरी तरह से हिल गया था, पूरे बदन में दर्द हो रहा था। तभी मेरे दोस्त धीरज ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, यहाँ पर इन चीजों का होना एक आम बात है, लेकिन अब हमें आगे कैसे निकलना है ये हमारे ऊपर है, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। खासकर इन चीजों से बचकर निकलना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी बातों ने मुझे और भी काफी ज्यादा डरा दिया था। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से लेकर जाने लगा। पता नहीं सामने हमें एक ऐसा अजीब सा दरवाजा नजर आ रहा था जिसके सामने लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। लकड़ियों के उस ढेर को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस जगह पर कोई छोटा मोटा दरवाजा बना हुआ है, और उस दरवाजे को खोलकर ही अंदर बाहर निकाला जाता है। इस बात को सोचकर मैंने अपने कदमों को वहीं पर थाम दिया, और उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक हल्की सी आवाज में कहा, भाई सामने जो दरवाजा है ना वो कोई मामूली दरवाजा नहीं है। अभी उसने सिर्फ इतना कहा ही था कि अचानक ही पता नहीं कहां से लेकिन एक अजीब से हाथ ने मेरे पैर को पकड़ लिया, और उसके साथ ही मेरा दोस्त भी एकदम से चिल्ला उठा। और उसके बाद पता नहीं कहां से लेकिन कुछ पेड़ के पत्ते हमारी आंखों से टकरा गए, और मेरी आंख में तो बहुत तेज जलन होने लगी। और उसके बाद जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने आंख खोलते ही जब अपने चारों तरफ देखा तो पहले तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे अपने सामने एक तेज रोशनी से चमकता हुआ दरवाजा दिख रहा था। फिर मैंने उस दरवाजे के सामने अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे मैंने अपना हाथ उस दरवाजे के सामने किया तो मेरे हाथ को एक बहुत तेज और जोरदार जलन हुई। वो जलन इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे सह नहीं पाया, और मैं 2 कदम पीछे हट गया। इस वक्त तक मेरा पूरा दिमाग खिसक गया था। यकीनन कुछ तो था जो बहुत ही अजीब था। फिर मुझे याद आया कि मेरा दोस्त तो मेरे आसपास भी नहीं है। फिर वो कहाँ चला गया। फिर मैं वहीं उस बंद गुफा जैसे टाइप के नजर आने वाले अड्डे में आवाज देने लगा, लेकिन हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि मुझे वहां तो कोई भी नजर ही नहीं आया। फिर मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अपने दोस्त को आवाज देते देते थक गया था, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर वो कहाँ चला गया। फिर कुछ देर तक तो बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उस गुफा के अंदर
किसी चीज के रेंगने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई छोटी चीज नहीं है बल्कि कोई बड़ी चीज है जो धरती पर रेंग रही है। और इसी चीज को देखने के लिए जब मैं अपने चारों तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि धरती पर रेंगता हुआ एक आदमी मेरी ओर बढ़ रहा था, जिसकी खोपड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था और उसके साथ ही उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा डरावना था। इस वक्त तक मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि मेरे मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी नजर वहां पर फैली भयानक कयामत पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर केवल एक ऐसा इंसान नहीं था बल्कि उनके अलावा भी कुछ थे जिनका पूरा का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। इस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि मेरे पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे मैं पीछे हटा तो फिर अचानक ही मेरा पैर किसी चीज में फंसने लगा। दरअसल वो चीज जमीन के अंदर गड़ी हुई थी और जैसे मैं लड़खड़ाते हुए एकदम से नीचे गिरा तो मैंने देखा कि इस वक्त मैं जिस जगह पर पड़ा हुआ था तो वो जगह किसी कब्रिस्तान की तरह बनी हुई थी और साथ ही वहां उस मिट्टी के अंदर मेरे कदम भी धंस रहे थे। हालात कुछ इस तरह बिगड़ गए थे कि मैं अपने दोस्त को आवाज देने लगा। तभी जब वो मिट्टी उस चीज से हटी तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही था। इस वक्त मैंने अपने फोन की लाइट चला रखी थी तो मैं उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख पा रहा था और फिर मैंने उसको हाथ लगाया और उसे इधर से उधर हिलाने लगा। लेकिन तभी अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंख अब लाल हो चुकी थी और फिर अचानक ही उसे बहुत ही जोर का गुस्सा आने लगा। गुस्सा इतने जोर का बढ़ गया था कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर ही उसके सर की नस फट जाएगी। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक ही उसकी खोपड़ी एकदम से फट गई, यानी कि मैंने अपने दोस्त को अब हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी खोपड़ी के फटते उसके अंदर से ज्वाला निकलने लगी। आग से भरे उसके सब को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि आने वाले कुछ पल के अंदर ही मेरा भी यही हाल होने वाला है। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं निकला तो मैं अपनी मौत को दावत दे दूंगा। मुझे अपने दोस्त की मौत का गम था, इसलिए मैं काफी दुखी हो गया था। तभी अचानक ही वहां किसी की आवाज आई जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। जब मैंने पलटते देखा तो मैंने पाया कि वो मेरे ही तरह दिखने वाला मेरा हमशक्ल था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उसकी खोपड़ी के अंदर से भी ज्वाला फट रही थी। उसका पूरा का पूरा जिस्म खून से भरा पड़ा था, उसके कपड़े भी खुले हुए थे। इन सब चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा लाजमी बात थी वो ये थी कि यहाँ पर आग का खेल कुछ ज्यादा ही चल रहा था। जहाँ भी जाता था वहाँ सब कुछ आग से भरा पड़ा था और अब मेरे अंदर एक उम्मीद का संचार होने लगा। कहीं ना कहीं मैं इस बात से पक्का हो गया था कि मेरा दोस्त अभी जिंदा है और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर मेरा एक बहरूपिया घूम रहा था कहीं ना कहीं उसी तरह जमीन के अंदर गड़ा हुआ वो शैतान भी मेरे दोस्त का भी कोई बहरूपिया ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज के अनुभव ने मुझे ऐसा महसूस करवा दिया था कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। मैं किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर मेरा मन ये भी बोला था कि मुझे यहाँ से जिंदा बचकर तो निकलना ही है, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। फिर उसके बाद मैं फिर से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस बार मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ तो रहा था लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगे थे, क्योंकि सामने की तरफ मुझे वो नकली बहरूपिया खड़ा नजर आ रहा था जिसकी खोपड़ी के अंदर से बहुत तेज आग निकल रही थी। कहीं ना कहीं मैं इस बात से पक्का हो गया था कि यह पूरी की पूरी बस्ती ही हैवानों से भरी पड़ी है, जहाँ भगवान का मंदिर है। बिल्कुल उसी भयानक स्थान पर भूत प्रेत का कब्जा है। भले ही वो पहाड़ों में हो, लेकिन भूत प्रेत तो इस इलाकों में मौजूद थे और मैं अपने दोस्त को ढूंढने के बजाय अभी भी आग की गर्मी से तपते हुए उस दरवाजे की तरफ अपने कदम पटक रहा था, जो मेरे लिए काफी गलत हो सकता था। इतने में किसी ने मेरे शर्ट को पकड़ लिया। उसके बाद जब मैंने घूमते हुए अपने पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोस्त के होली की तरह नजर आने वाला वो आदमी जिसने मुझे एकदम से पकड़कर खींच लिया था, जिसके एहसास से मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा दोस्त ही है जो अब शैतान बन चुका है। लेकिन दूसरे पल में उसके 2 कदम पीछे हट गया जहाँ उसने मेरे शरीर पर अपना हाथ रखा था। दरअसल उसी जगह से बिल्कुल मेरा हाथ जल गया था और ये देखकर मैं एकटक उसे घूरने लगा। मैं उसी समय इस करतूत से उसके ऊपर भड़क गया था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने कोई चालाकी करने की कोशिश की
तो बहुत ही जल्दी ये सारे के सारे भूत जन मुझे मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए मैंने आगे कुछ भी करना ठीक नहीं समझा। और फिर उसके बाद पता नहीं कहां से, लेकिन मेरी आंख में कुछ गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मिर्ची मेरे आंख के अंदर डाल दी हो। वो इतनी ज्यादा तेज जलन थी कि मैं अपनी आंख को जोर जोर से मसलने लगा, लेकिन उस समय मेरी आंखों की जलन मिटने को तैयार ही नहीं थी। फिर कुछ देर तक तो बिल्कुल ऐसा ही होता रहा। फिर उसके बाद मेरे कान में एक आवाज आई, अपनी आंखों को मत मसलो, और 2 मिनट तक तुम अगर अपनी आंखों को नहीं मसले तो फिर तुम्हारी आंख नॉर्मल हो जाएगी। उस आवाज को सुनकर मैंने उस पर विश्वास जताया और उसके बाद मैंने अपनी आंखों को मसलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उस आदमी की बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास था। फिर कुछ देर तक तो मैंने अपनी आंखों को मसला नहीं, लेकिन जलन इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मैं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरी आंखें फिर से नॉर्मल होने लगी, और इस बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी जगह खड़ा था। सामने की तरफ नजर आने वाला वो दरवाजा जिसका नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका था, अब उस दरवाजे का मुंह किसी शैतान की तरह बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो उस दरवाजे को किसी राक्षस के चेहरे के रूप में बनाया हो। और तो और अब उस आग का ताप भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और मेरे अंदर की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। तभी उस नंगे आदमी ने मुझे एक सुझाव देते हुए कहा, तुम जितना इस दरवाजे के पास जाने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर गर्म होने लगेगा, और अगर तुमने गलती से भी इस दरवाजे को छू लिया तो फिर तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। उस आदमी की इस बात को सुनते ही मैं झटके से उसकी आंखों की ओर देखने लगा, लेकिन फिर जो मैंने देखा उस चीज को देखकर मेरा तो दिल ही दहल गया, क्योंकि उस आदमी के हाथ में जो अंगूठी थी वो मेरे दोस्त की थी। यानी कि मेरा दोस्त सच में एक हैवान के रूप में बदल गया था, और इसलिए वो काफी देर से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर मैं कांपती आवाज में बोला, भाई तेरी ये हालत कैसे हो गई? तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके बाद उसने एक गंभीर आवाज में कहा, मेरी मौत का दरवाजा ये दरवाजा ही है जो तुम्हें सामने दिख रहा है। गलती से भी इस दरवाजे को छूने की कोशिश मत करना। अब मैं उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से टूट गया था कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तो वहीं उदास होकर बैठ गया था। एक बार फिर उसने मुझे भी हल्की सी आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह जिंदा बाहर निकाल दूंगा। बस जितना कहता हूँ तुम्हें उतना ही करना है। उस समय मैंने अपने दोस्त से उसकी जान को वापस लौटाने का कोई उपाय पूछा, लेकिन उसने बताया कि उस दरवाजे को छूते ही उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। अब सब कुछ करने के बाद भी उसका जीवन वापस नहीं लौट सकता। और इतना कहकर उसने अपना मुंह तो छुपा लिया, लेकिन फिर अचानक कम होने लगा। फिर कुछ पल के अंदर जोरदार ठंड के मारे मेरे हाथ पर कांपने लगे। अब तो मेरे मुंह से जबान तक बाहर नहीं निकल रही थी। फिर अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, देखो अगर अपनी जान बचानी है तो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, और यहाँ से निकलने के लिए उत्तम रास्ता यही है कि किसी भी वक्त तुम्हें उल्टे पैरों से यहाँ से भागना होगा। और याद रहे, अगर सामने वाले दरवाजे से भूल से टकरा गए तो फिर तुम्हारी मौत बिल्कुल तैयार होगी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त धीरज ये सब बातें मुझे बता रहा है। अब मेरा भी जीने का मन नहीं था, लेकिन मरने से भी डर लग रहा था। उसके बाद मैंने अपने पैरों को पीछे की तरफ हटाया और फिर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। किसी तरह जब मैं पीछे हट रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो पीछे की तरफ दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे शरीर से टकरा सके। यानी कि मैं बहुत ही आसान के साथ एक से निकल सकता हूँ। मेरे हाथ पर कोई बड़ी सी धूल से बंद कर दिया, क्योंकि दोस्ती पहले मैं जोर से पीछे पड़ा था, और उस वजह से मेरा पूरा का पूरा बदन जोर से दर्द कर रहा था। अभी मैं एक कदम पीछे हटा था कि फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे की ओर से कोई जानवर दहाड़ रहा है। उसके दहाड़ने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरा सर घूम गया। और अभी बस इतना ही हुआ था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे जोर से आवाज देते हुए कहा, आप पीछे पलट जाओ और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें कुछ सफेद रंग की रोशनी नजर ना आ जाए। उसके बताए मुताबिक मुझे तब तक नहीं रुकना था जब तक कि वो सफेद रंग की रोशनी नजर नहीं आ जाती। दरअसल पीछे की ओर कोई दरवाजा बना हुआ था, और उस वक्त मैं धूम दबाकर सरपट भागने लगा, और अब मेरे कदम वहां पीछे हटने वाले थे। और मैं इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा था कि मैंने अपने आजू बाजू में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुझे सामने की तरफ एक तेज रोशनी नजर आने लगी। तेज भागने से अब मेरी सांसें उखड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी तरह उस रोशनी के अंदर चला गया। और उसके बाद मैं जैसे उस रोशनी के अंदर पहुंचा
तो मेरी आंखें बहुत ही ज्यादा तपने लगी थी और फिर कुछ ही देर के अंदर मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो इस बार मैंने देखा कि मैं जिस जगह पर खड़ा था ये वही चट्टान थी जहां से मैं नीचे गिरा था। उसके बाद मैं किसी तरह से तो निकल गया, लेकिन मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए अब उसी चट्टान के अंदर समा गया। अब मेरे दोस्त का कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस कंप्लेंट के बाद भी पुलिस वालों ने उसे गुमशुदा बता दिया और अब न ही उसकी डेड बॉडी मिली। आज भी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पर शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा।